नमस्कार दोस्तों, इस तारीख को याद रखिए, 27 जून, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला संसदीय सत्र शुरू होने जा रहा है। और इस बार का संसदीय सत्र कुछ जुदा है। जुदा इसलिए क्योंकि 10 सालों के बाद पहली बार नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलने जा रहा है। आखिरी बार जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी वो थी सुषमा स्वराज। और क्यों, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के लिए कुल सीटों में से 1/10 सीटें एक पॉलिटिकल पार्टी, विपक्षी पार्टी के पास होनी चाहिए, यानी 55 सीटें। पिछले 10 सालों से कांग्रेस के पास 55 सीटें भी नहीं थी। मगर जैसा कि आप जानते हैं, इस बार कांग्रेस को मिली हैं 99 सीटें। मगर मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि विपक्ष को मिलने जा रहा है नेता प्रतिपक्ष। मुद्दा यहां पर यह है कि राहुल गांधी बनने जा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, यानी कि ईडी, सीवीसी और चुनाव आयोग के आयुक्तों के चुनाव की जो समिति होगी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राहुल गांधी बैठे होंगे। और बात सिर्फ वहां तक नहीं रुकती। याद कीजिए, अखिलेश के गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मिली हैं 43 सीटें, यानी कि समाजवादी पार्टी के 30 से ज्यादा सांसद लोकसभा में होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस ताकत के साथ विपक्ष जो है मैदान में उतर रहा है। एक तरफ राहुल गांधी होंगे नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के 30 से ज्यादा सांसद। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मौका बहुत मुश्किल होने वाला है और उन्हें नाकों चने चबवाने वाला है विपक्ष। हम ये नहीं भूल सकते दोस्तों, पिछले 10 सालों से नेता प्रतिपक्ष नहीं था। कहने को अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि तमाम जो समितियां थी, चाहे ईडी, सीवीसी या चुनाव आयोग के आयुक्तों का चुनाव, इन तमाम समितियों में अधीर रंजन चौधरी थे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि विपक्ष की भागीदारी चाहिए थी और संसद में विपक्ष ने अधीर रंजन चौधरी को अपना नेता मान लिया था। आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। जब सुषमा स्वराज लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी तो बाकायदा उनके नीचे लिखा हुआ आता था लीडर ऑफ ऑपोजिशन। मगर जब भी अधीर रंजन चौधरी खड़े होते थे तो नीचे कभी भी नहीं लिखा होता था लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अधीर रंजन चौधरी 10 साल तक इस पद पर थे और इसका नुकसान भी काफी हद तक कांग्रेस और ऑपोजिशन को हुआ। दिक्कत क्या, मैं आपको बताता हूं। अधीर रंजन चौधरी का हाथ जो है वो हिंदी में तंग है और अक्सर वो जब हिंदी में कोई बात बोलते हैं ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब ये दिक्कत राहुल गांधी के साथ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी में जमीन आसमान का फर्क है। राहुल गांधी वो शख्स हैं जिन्होंने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी की पोल खोलकर रख दी थी। नतीजा, कुछ दिनों बाद मानहानि का केस सक्रिय हुआ और उनकी सांसदी चली गई। राहुल गांधी वो शख्स हैं, जब भी कुछ कहते हैं तो मोदी सरकार के 10 मंत्री लाइन से लग जाते हैं उनकी आलोचना करने के लिए। राहुल गांधी वो थे, जब भी वो कुछ बोलते थे तो वो स्मृति ईरानी जो महिला मुद्दों पर हमेशा खामोश रहती थी, राहुल गांधी की आलोचना करने के लिए मैदान में उतर जाती थी। मगर अब स्मृति ईरानी कहीं नहीं है। बेआबरू होकर अमेठी की जनता ने उन्हें बाय बाय कर दिया। यहां तक कि अब राज्यसभा के जरिए वो आएंगी नहीं आएंगी हम नहीं जानते हैं। यानी बहुत ही बेआबरू होकर वो बीजेपी के कूचे से निकल गई हैं। वो स्मृति ईरानी, याद कीजिएगा, इसी संसद में कितने उग्र अंदाज में उन्होंने बहुत ही बेहूदगी भरे अंदाज से सोनिया गांधी पर हमला किया था। याद है कि नहीं आपको? फिर से सुनिए। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब। और इसी के बाद प्रियंका और राहुल ने कसम खा ली थी कि अमेठी से इस महिला को हराना है, यानी स्मृति को हराना है। और नतीजा आपके सामने है। राहुल का मास्टर स्ट्रोक, किशोरी लाल शर्मा उतरते हैं मैदान में, रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में उतरते हैं और नतीजा आपके सामने है। मगर आज हम बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी की ताकत की। दोस्तों, इस वक्त जो मुद्दे जिस पर घिरने वाली है भाजपा बुरी तरह से, वो मुद्दे मैं आपको एक एक करके गिनाना चाहूंगा। सबसे पहला मुद्दा जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से खामोश हैं। जम्मू में एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़े आतंकवादी हमले हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को वृक्षासन, ताड़ासन के फायदे बता रहे हैं, मगर साहब मजाल है कि उन आतंकवादी हमलों पर कुछ भी कहें।
ये एक ऐसा मुद्दा होने वाला है जिस पर विपक्ष बुरी तरह से उन्हें घेरने वाला है। प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि अब तक उन्होंने जवाब ही नहीं दिया है। अब तक वो चुप्पी साधे हुए हैं और हर बार ऐसा होता है जब भी जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। ये कैसा मुद्दा होने वाला है जिसके जरिए राहुल गांधी उन्हें नाकू चने चबवाएंगे। और मुद्दा वहां नहीं रुकेगा दोस्तों। दूसरा बड़ा मुद्दा, नीट परीक्षा पेपर लीक। यह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और इनका अहंकार देखते ही बनता था। ये मानने को ही नहीं तैयार हैं कि पेपर लीक हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जब विपक्ष इनसे सवाल पूछेगा कि भैया बिहार में तो बाकायदा 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये रहा उनका कबूलनामा, फिर भी आप कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ। गोधरा में, गुजरात के गोधरा में बाकायदा चीटिंग करवाई जाती थी और सबसे शॉकिंग बात, गोधरा कहने को एक छोटा सा सेंटर मगर कई राज्यों के लोग जानबूझकर आकर वहां परीक्षा देते थे। तो क्यों? यानी कि लोगों को पता था कि गोधरा से चीटिंग करवाई जाती है। एक साथ 67 टॉपर्स। ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। इस मुद्दे को लेकर भी लगातार घेरा जाएगा। और चूंकि हम बात नीट परीक्षा और युवाओं की कर रहे हैं दोस्तों, तो अग्निवीर वो मुद्दा है जो मोदी सरकार के गले की फांस बनी हुई है। और अब अखिलेश यादव सदन में है। आप सोच सकते हैं जब अखिलेश और राहुल साथ खड़े होकर इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरेंगे तो क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को लेकर अक्सर शिकायत होती थी कि वो संसद सत्र में आते ही नहीं थे। अब जबकि मैदान में अखिलेश और राहुल दोनों होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं प्रधानमंत्री पूरी तरह से गायब होने वाले हैं क्योंकि उनके सामने नीट का मुद्दा होगा, उनके सामने होगा आतंकवादी हमलों का मुद्दा, उनके सामने होगा अग्निवीर का मुद्दा। और अग्निवीर के मुद्दे पर नीतीश कुमार भी विपक्ष की हां में हां मिला रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं दोस्तों जिसके बाद 27 जून को जो संसदीय सत्र शुरू होने वाला है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी होंगे नेता प्रतिपक्ष। सुषमा स्वराज की बात, पहली बार सदन को मिलने जा रहा है नेता प्रतिपक्ष। और मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी होंगे या नहीं होंगे उसका तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, मगर उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी नेता प्रतिपक्ष वो मैं आपको बताता हूं। और आगे ये भी बताने वाला हूं कि और कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर मोदी सरकार घिरने जा रही है। वो कौन कौन से मुद्दे हैं, वो कौन कौन सी सहूलियात हैं जो राहुल गांधी या नेता प्रतिपक्ष को मिलेंगी। अपने वेतन के अलावा 50,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी, भत्ता मिलेगा 45,000 प्रतिमाह निर्वाचन भत्ता, 2,000 प्रतिमाह सत्कार भत्ता, मकान दिल्ली में उच्च श्रेणी का फर्निश्ड सरकारी बंगला, यात्रा देश के भीतर सरकारी कामकाज के लिए मुफ्त हवाई और रेल यात्रा, ट्रांसपोर्ट आधिकारिक कार्यों के लिए एक सरकारी कार और ड्राइवर। स्टाफ की बात करें तो सरकारी सचिवालय में ऑफिस और आवश्यक स्टाफ। इलाज की अगर बात करें तो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षा की निगाह से उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। हालांकि आप जानते हैं राहुल गांधी को पहले से ही उच्च स्तरीय सुरक्षा जो है वो मिली हुई है, मगर जैसे मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है। आने वाले 5 साल संसद के अंदर बहुत दिलचस्प होने वाले हैं क्योंकि मुद्दे होंगे और मुद्दों के जवाब देने होंगे। और सबसे बड़ी बात, चाहे मोहन भागवत हो चाहे इंद्रेश कुमार हो, घर के भीतर से ही बीजेपी के अहंकार पर सवाल उठ रहे हैं। इन दोनों नेताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहंकारी हो गए हैं बगैर उनका नाम लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है भाजपा कौन चलाता है, भाजपा का चेहरा कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब खुद आरएसएस कह रहा है कि ये लोग अहंकारी हो गए हैं। और जो अहंकारी होता है ना दोस्तों, वो सवालों का जवाब देने से डरता है। इसके अलावा 2 और अहम मुद्दे होने वाले हैं जिस पर विपक्ष जो है वो उग्र होगा 27 जून से। आपके सामने महंगाई ने तोड़ा 15 महीनों का रिकॉर्ड। थोक महंगाई दर मई में 2.61% बढ़ी। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ दोस्तों, अमूल ने, पराग ने, तमाम जो दूध के ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए। इंतजार कीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ने वाले हैं। यानी कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा होगा जिस पर भाजपा घिरने वाली है। क्योंकि जब भाजपा विपक्ष में होती थी तो आपको याद है मोहतरमा सिलेंडर लेके बैठ जाती थी। अब तो मोहतरमा संसद में ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा दुख का शिकार है इस वक्त।
क्योंकि बेआबरू करके अमेठी की जनता इन्हें बाहर कर चुकी है। तो महंगाई एक ऐसा मुद्दा होने वाला है जिस पर उन्हें घेरा जाएगा। और एक और मुद्दा, और बहुत ही अहम मुद्दा दोस्तों, और यह मुद्दा और इसकी लड़ाई सिर्फ संसद में नहीं लड़ी जाएगी, इसकी लड़ाई अदालतों में भी लड़ी जाएगी। दोस्तों, इस बार जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, कम से कम 140 सीटें ऐसी हैं जिनमें वोटों को लेकर बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। और क्या गड़बड़ झाला है मैं आपको बताता हूं। जब आप ईवीएम में वोट डालते हैं, यानी कितने वोट डले ईवीएम के जरिए, उसकी संख्या, और 4 जून को कितने वोटों की गिनती हुई, कितने वोट्स को काउंट किया गया, वो संख्या, कायदे से ये दोनों संख्या समान होनी चाहिए ना, होनी चाहिए कि नहीं भाई। आपने जो वोट डाला उसी की गिनती होती है, इनमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मगर खुद चुनाव आयोग के वेबसाइट में, और यह मेरे कल्पना की उड़ान नहीं है, खुद चुनाव आयोग की वेबसाइट में खबर सामने उभर कर आ रही है कि इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। यह गड़बड़ झाला 140 सीटों पर हुआ है। याद कीजिए, मुंबई की एक सीट में भाजपा गठबंधन का उम्मीदवार महज 48 वोटों से जीता। मेरठ में, फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी गठबंधन का जो उम्मीदवार था वो बहुत ही कम वोटों के अंतर से हारा, और फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी ने बाकायदा शिकायत की थी कि लाइट चली गई, और लाइट चले जाने के बाद खेला हो गया। इनफैक्ट भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं उज्जवल मिश्रा, उन्होंने तो खुद इस बात को कबूला कि बनारस में प्रधानमंत्री हार रहे थे, और फिर कुछ खेला किया गया जिसके चलते प्रधानमंत्री आखिरकार जीत गए, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा वो 11,000 मतों से पहले पीछे चल रहे थे। तो कहने का क्या अर्थ है दोस्तों, ईवीएम, और ना सिर्फ ईवीएम, वोटिंग के जरिए जो गड़बड़ झाला हुआ है, जो सामने त्रुटियां आ रही हैं, इन त्रुटियों पर भी विपक्ष जो है सरकार को घेरेगा, इस मुद्दे को बनाएगा। और जैसे कि मैं कह रहा हूं दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ संसद में नहीं, अदालत में भी उठेगा, और मैं उम्मीद करता हूं विपक्ष इसे गंभीरता से लेगा, क्योंकि यहां सवाल चंद सीटों पे वोटों की गिनती को लेकर नहीं है, यहां सवाल है लोकतंत्र की लाज बचाए जाने को लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल और अखिलेश होंगे तो यह मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है। मैं आज एक बात लिखकर कह रहा हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री का उपस्थिति का रिकॉर्ड, संसद में उपस्थिति का रिकॉर्ड, मौजूदगी का रिकॉर्ड, उनका अटेंडेंस पिछले 10 सालों के मुकाबले और कम होने वाला है, क्योंकि विपक्ष होगा उग्र। और हां, स्पीकर किसका होगा? इस वक्त तेलुगु देशम पार्टी और भाजपा में रस्साकशी बनी हुई है। यह एक और मुद्दा है जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आदित्य ठाकरे लगातार तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि अगर स्पीकर आपका नहीं हुआ, कुछ दिनों बाद भाजपा आपकी पार्टी को दो फाड़ कर देगी, आपके सांसदों को नोच देगी, और अगर स्पीकर आपका नहीं हुआ और भाजपा को हुआ तो आपके पक्ष में इंसाफ नहीं होगा। हालांकि रूल यह कहता है कि जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद होते हैं, स्पीकर उसी का होता है, मगर भाजपा पर विश्वास करना मुश्किल है, और तेलुगु देशम पार्टी इस बात को जानती है, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी के पास 2019 की मिसाल है, जब उसके 4 सांसदों को नोचकर भाजपा ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल कर लिया था। इसीलिए यह अविश्वास की कमी है, और यह जो अविश्वास है वो सिर्फ स्पीकर के मुद्दे तक सीमित नहीं है। अभी से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने अपने एक लेख में कहा है कि यह सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं करेगी, और कुछ दिनों बाद नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। अब मैं नहीं जानता हूं यह सही होगा कि नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो जिस तरह से पलटी मारते रहते हैं सबके सामने जग जाहिर है, मगर अविश्वास की जो जड़ें हैं वो अभी से बहुत ज्यादा मजबूत हैं, और देखना होगा कि इसका असर भाजपा पर क्या पड़ेगा। एक तरफ खुद आरएसएस भाजपा को अहंकारी बता रहा है, उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा में अविश्वास की कई बातें हैं, और सोने पे सुहागा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2 चेहरे होंगे, राहुल बतौर नेता प्रतिपक्ष और अखिलेश यादव और उनके 30 से ज्यादा सांसद। बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है दोस्तों, और इस मंच पर जो रोमांच होगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा।
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।